हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दिवा स्वप्न के पिछले खंड में हमने जाना कि साहब बहादुर विद्यालय के निरीक्षण पे आए हुए थे और उनके स्वागत के लिए कई तरह के कार्यक्रमों को बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया गया, जो कि उन्हें रटाकर उनके अध्यापकों द्वारा तैयार कराए गए थे। लेकिन यहीं पर मास्टर साहब ने अपने प्रयोगों का प्रदर्शन किया और बच्चों को कहानी के माध्यम से जिन नाटकों को तैयार कराया गया था उसका स्टेज पर प्रदर्शन कराया उन्होंने। और उनके इस प्रदर्शन का साहब बहादुर पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्होंने बच्चों के साथ साथ मास्टर साहब की खूब प्रशंसा की और ये भी कहा कि विद्यालय में ऐसे प्रयोग सभी अध्यापकों द्वारा किए जाने चाहिए। और उसके बाद जो बड़े साहब थे उन्होंने मास्टर साहब को अपने घर पर बुलाकर उनसे ये सारी प्रयोग विधि पूछी और उन्होंने इन सब को किस तरह से अंजाम दिया, इतने बखूबी ढंग से बच्चों को बिना रटाए कार्यक्रमों को बहुत अच्छे तरीके से कराया। तो उन्होंने इस सारे प्रयोग की विधि को जाना। अब जानते हैं कि अगले खंड में क्या हुआ। दूसरे दिन अपने व्याकरण के उपकरण लेकर मैं साहब के पास गया और मैंने अपना काम शुरू से इस प्रकार प्रस्तुत किया। साहब देखिए, यह मेरा पहला उपकरण। इस पुट्ठे से इस तरफ पुल्लिंग और एक तरफ स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं। ऊपर लिखा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखेंगे कि इन पुट्ठों में नियमित स्त्रीलिंग और इनमें अनियमित स्त्रीलिंग शब्द हैं। मैं सबसे पहले ये पुट्ठे लड़कों को पढ़ने के लिए देता हूँ। वे इन्हें पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। इस तरह के जितने भी पुट्ठे देता हूँ सब पढ़ते हैं। यहाँ उनको लिंगवाचक शब्दों से परिचित कराया गया है। ऊपर लिखा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इससे शब्दों की जाति की तरफ उनका ध्यान जाता है। लेकिन पहले तो लिंगवाचक शब्दों का परिचय ही होता है। लेकिन एक दिन मैंने उनसे पूछा, बैल का स्त्रीलिंग क्या है? वे बोले गाय। सिंह का सिंगनी, लड़के का लड़की, बूढ़े का बुढ़िया, कुत्ते का कुतिया और मोर का ढेल। मेरी यह योजना बहुत सफल हुई। प्रथम परिचय से लड़कों में विचार भी स्फुरित हुए। शब्द परिचय से उनमें ज्ञान जागा। मैंने कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। मैं पुल्लिंग लिखता हूँ, तुम स्त्रीलिंग लिखो। तब मैं पुल्लिंग शब्द लिखने लगा और वे खुशी खुशी स्त्रीलिंग शब्द लिखने लगे। मैंने जांच की तो थोड़ी ही गलतियाँ थी और कुछ लड़कों की ही थी। मैं बोला, आओ एक दूसरा खेल बताता हूँ। ये पेटियाँ हैं, इनमें पुल्लिंग है और उनमें स्त्रीलिंग है। तुम्हें पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग ढूंढने हैं। लड़के यह खेल बड़ी देर तक खेलते रहे। बड़े साहब, पर एक पेटी से सभी कैसे खेले? मैं बोला, इसके लिए मुझे एक रास्ता निकालना पड़ा। कक्षा में मैंने दोनों तरफ 10-10 वर्तुल बनाए थे। एक तरफ के 10 वर्तुलों में पुल्लिंग और दूसरी तरफ के 10 वर्तुलों में स्त्रीलिंग शब्द रखे थे। एक एक वर्तुल के पास एक एक विद्यार्थी बैठा था। अपने वर्तुल का शब्द लेकर वह स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द ढूंढने जाता और जो जहाँ से मिलता पता लगाकर स्त्रीलिंग व पुल्लिंग को वह साथ साथ रखता जाता। इस प्रकार प्रत्येक वर्तुल के पास स्त्री पुरुष के जोड़े इकट्ठे हो जाते। जब सारे शब्द समाप्त हो जाते तब खेल फिर से शुरू कर दिया जाता। जब खेलने वाले सिर्फ 2 लड़के होते तो वे एक एक पेटी लेकर स्त्री के पुरुषवाची और पुरुष के स्त्रीवाची शब्दों का पता लगाते हैं। साहब बोले, वाह, यह तो मजेदार विधि है, पर नपुंसक लिंग के लिए तुमने क्या किया? हाँ, जब लड़कों को पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों का भली भांति परिचय हो गया तो एक बार श्यामपट्ट पर नपुंसक लिंग के शब्द शीर्षक लिखकर सूची बना दी। होल्डर, टेबल, श्यामपट्ट, डस्टर इत्यादि। लड़कों ने ये शब्द पढ़ लिए, पर मन में विचार करते देखे गए कि इनका लिंग क्या होगा। जितना वे जानते थे उसके आधार पर इन शब्दों के लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते थे। मैंने कहा, ये शब्द नपुंसक लिंग के हैं और श्यामपट्ट पर नपुंसक लिंग लिखा। एक विद्यार्थी, पर नपुंसक का क्या मतलब है? मैं बोला, जो न नर हो न नारी हो वह नपुंसक।
लड़कों के चेहरे पर समझने का भाव दिखा। मैं फौरन बोला, मैं शब्द बोलता हूँ, तुम 3 विभाग बनाओ, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसकलिंग। मैंने 60 शब्द लिखाए और मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि लगभग अधिकांश लड़कों ने सही लिखे थे। मैंने सोचा कि परिभाषा देने के पचड़े में ना पड़कर पहले इस तरह का परिचय कराना ही अच्छा है। पहले खेल विधि से परिचय कराया जाए, फिर धीमे धीमे शास्त्रीय परिभाषा दें। बड़े साहब, लेकिन अगर तुमने कैसे कैसी कैसे कहकर समझाया होता तो कैसा रहता? मैं बोला, वह तो वही पुराना पिटा पिटाया नियम होता, सिर्फ रटंत विद्या वाला। वह बिना समझे रटने की, याद करने की बात होती। अब उनको मनोरंजन के लिए कैसा, कैसी, कैसे को लेकर परीक्षा के बतौर बता सकते हैं। बड़े साहब, ठीक है, आगे बोलो, मैंने कहा। तब मैंने ऊपर वाली विधि से एक वचन बहुवचन लिए। बड़े साहब, यूं इसमें भी खेल विधि अपनाई? मैं बोला, जी हाँ, एक वचन वाला बहुवचन को ढूंढ कर लाए और उनके जोड़े बनाए। बड़े साहब, यह तो ठीक है, पर तुमने संज्ञा, क्रियापद आदि कैसे सिखाए, यह तो बताओ। मैं बोला, देखिए, मैंने पहले क्रियापद लिए। विद्यार्थियों को पढ़ना तो आता ही है। मैंने उनको समझाया कि श्यामपट्ट पर जो लिखता हूँ वैसे तुमको करना है, यानी लिखे अनुसार क्रिया करनी है। मैं क्रिया शब्द लिखूंगा, तुम उन्हें आचरण में ढालकर बताना, पर जिसकी तरफ उंगली से इशारा करूं वही करे। मैंने श्यामपट्ट पर लिखा, उठो, बैठो, दौड़ो, सोओ, खेलो, चलो, नाचो, पढ़ो, बोलो, हिलो, गिरो, कूदो, डरो, उछलो, हंसो, गाओ आदि। इन साधारण क्रियाओं को करने में बच्चों को बड़ा मजा आया। वे बोले, और लिखो। मैं ऐसे शब्द लिखता गया और वे तदनुसार क्रिया करते गए। दूसरे दिन मैंने एक कार्ड पर लिखा, कुछ एक क्रियापद, उठो, बैठो, दौड़ो आदि। सबने पढ़ा कुछ एक क्रियापद। तीसरे दिन मैं एक डब्बा लाया, उस पर लिखा था क्रियापदों की पेटी। लड़कों ने उसे खोला और उसमें से क्रियापद लिए, नाचो, कूदो, भागो, मारो, गिरो आदि, और वैसा करने लगे। तब मैंने कहा, कुछ क्रियापद अपनी ओर से लिख लाओ, देखें। वे कुछ लिख लाए। एक और खेल मैंने निकाला। मैंने बालकों से कहा, मैं किसी बालक से कुछ करने को कहूँगा, वह क्या करता है यह तुम्हें श्यामपट्ट पर लिखना है। जगजीवन से मैंने कहा, दौड़ो, वह दौड़ा। मैंने पूछा, वह क्या करता है? एक लड़का बोला, वह दौड़ता है। दूसरे बालक से पूछा, क्या करता है? वह बोला, दौड़ता है। तब मैंने लड़कों को दौड़ो, कूदो, लिखो, पढ़ो का आदेश दिया और दूसरे से कहा कि वे जो करते हैं वह श्यामपट्ट पर लिखो। मैंने देखा कि वे सही लिख रहे थे, अलबत्ता कोई कोई समझ नहीं पाया, इस कारण से लिख नहीं सका था। किसी किसी ने गलतियां भी की थी। इसी चरण पर मैंने कहा, अब तुम में से जो जो करता है, जिसने क्या क्या किया है, यह लिख कर लाओ। मैंने जगजीवन से कहा, दौड़ो, वह दौड़ा और बालकों ने दौड़ा लिखा। इस तरह खेल चला। मैंने बच्चों को अपने आप अंदर ही अंदर खेलने और लिखने की छूट दी। बड़े ही उत्साह से वे लिखते थे। तब मैंने उनको एक दिन बिठाया और कहा, राम जी दौड़ता है तब दौड़ने की क्रिया करता है, क्यों, सही है ना? वे बोले, हाँ। जब श्याम जी लिखता है तब कैसी क्रिया करता है? वे बोले, लिखने की। इस तरह मैंने उन्हें समझाया। इसी भांति श्याम जी दौड़े तब कैसी क्रिया करते थे आदि सवाल पूछे और उत्तर जाने। तब मैंने श्यामपट्ट पर लिखा, दौड़ता है, दौड़ा, बोलता है, बोला। ये सब क्रियापद हैं, क्योंकि इनमें हमें कुछ काम करना पड़ता है। लड़कों ने पढ़ा और हाँ कहा। बड़े साहब बोले, तब तब मैंने लड़कों से कहा कि हाथ आए जितने क्रियापद लिख कर लाओ। उन्होंने जहाँ जहाँ भी क्रियावाचक शब्द देखे ले आए, पूरी पट्टी भर दी। बड़े साहब, इसके बाद मैंने दूसरा खेल लिया। श्यामपट्ट पर वाक्य लिखा, राम दौड़ता है, चंपक पढ़ता है, और मैंने कहा कि इन वाक्यों में से क्रियापद को रहने दो
और बाकी को मिटा दो। और बालकों ने बिल्कुल वैसा ही काम किया। बस यहीं पर मैंने क्रियापद का पाठ रोक दिया। बड़े साहब, मुझे लगता है इस तरह जरूर इन्हें याद रहेगा, पर इसमें उनका बहुत समय चला जाता है और उन्हें खेल खेलना पड़ता है। मैं बोला, खेल खेलने में तो लड़कों को मजा आता है। अगर इसमें थोड़ा समय बिगड़ता हो पर इसके परिणाम स्वरूप लड़कों को फायदा होता है तो नुकसान ही क्या है। बड़े साहब, यह तो ठीक है, पर संज्ञा का क्या किया? मैंने कहा, संज्ञा का कार्य मैंने इस तरह शुरू किया। पहले तो मेरी पद्धति के अनुसार संज्ञा शब्द पुट्ठे पर लिखकर टांग दिए। संज्ञा संज्ञा संज्ञा। लड़कों ने बहुत सारे शब्द पढ़े, बार बार पढ़े। संज्ञा शब्दों की सूची में विविधता बहुत थी। इन शब्दों के अमुक समूह बनाकर संज्ञा शब्द लिखे हुए थे। इस कारण सबों के लिए उन्हें पढ़ना आनंददायी लगा। मैं लड़कों को इस ढंग से सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें पता भी न लगे और वे सीख जाएं। अब वे क्रियापदों और संज्ञा वाले पुटों में से संज्ञा शब्द अलग निकाल रहे थे। इस प्रकार दो वर्गों को अलग करने का उनका परिचय बढ़ रहा था। मैंने इनको एक बार बिठाया और कहा, देखो, मैं अब मंगाता हूँ। क्या मंगाता हूँ? मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस जिसका नाम हो, जिसकी संज्ञा हो, उसे उठा लाओ। जाकर पूछो, तेरा नाम क्या है? अगर नाम हो तो ले आना। लड़के समझ गए, वे भागे। श्यामपट से बोले, तेरा नाम क्या है? फिर खुद ही बोले, श्यामपट। तो चलो, श्यामपट आ गया। टेबल आई, पत्थर, लकड़ी, धूल, कागज, किताब, पट्टी, पेन, डिबिया, जो मिला इकट्ठे होने लगे। एक जना तो पास की कक्षा से एक लड़के को उठा लाए। मैंने पूछा, यह क्या है भाई? लाने वाला बोला, इसका नाम है। कोई बोला, सूरज को कैसे लाएं? कोई बोला, नीम को नहीं लाया जा सकता। मैं समझ गया कि लड़के अपने मन में संज्ञा का अर्थ समझ चुके प्रतीत होते हैं। यह खेल चल रहा था। इसी बीच मैं संज्ञा की कतरनों की पेटी ले आया। ऊपर संज्ञा नाम लिखा था। अंदर 500 संज्ञा शब्द थे, सारी की सारी संज्ञाएं। लड़के अभ्यस्त हो चुके थे। पेटी खोलकर मुट्ठी मुट्ठी शब्द उठा ले गए और पढ़ गए। मैंने उसमें सभी तरह के संज्ञा शब्द लिख रखे थे। कोई बोला, यह लालिमा क्या है? मैंने उसे पूछा, तो यह जो लालपन दिखाई देता है, इसे क्या कहोगे? लड़का हंसते हुए चला गया। इसके बाद मैंने संज्ञा और क्रियापदों की पेटियों को मिला दिया और संज्ञा व क्रियापदों को अलग अलग छांटने का खेल बताया। खेल अच्छे ढंग से चला। उस समय संज्ञा और क्रियापद का मन में बैठा हुआ विचार वे बहुत अच्छी तरह से बता सकते थे। तब मैंने उनको एक और खेल दिया, क्रियापद के योग्य संज्ञा ढूंढने का और संज्ञा के योग्य क्रियापद ढूंढने का। मैंने उन्हें समझाया कि घोड़ा शब्द लेकर दौड़ता है या दौड़ा ढूंढा जा सकता है। खाता है शब्द लेकर राम जी ढूंढा जा सकता है। इस तरह ढूंढे हुए शब्दों को जोड़कर रखना भी मैंने उन्हें सिखा दिया। यह काम भी खूब चला। इसके पश्चात मैंने क्या किया? मैंने श्यामपट पर वाक्य लिखे और लड़कों से कहा, इनमें से संज्ञा और क्रियापद पट्टी पर लिखो। इनमें से संज्ञाएं बोलो। इसमें से जो संज्ञाएं बताकर मिटा दो। क्रियापद मिटा दो, इसे क्या कहते हैं, इत्यादि। यहाँ लड़कों को संज्ञा और क्रियापद का पदच्छेद करना आ गया। बड़े साहब, सच है वाकई, लड़कों पर इस विधि से एक क्षण के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। थोड़ा उपकरणों का खर्च अवश्य होता है, पर तुम्हारे जैसे हीरे की सूझ भी चाहिए। मैं बोला, लड़कों को रटने से बचाने के लिए इतना खर्च करना पड़े तो यह कुछ नहीं। यह सब तो मैंने अपने घर से खर्च किया है। पुराने पुट्ठे ढूंढकर मैंने उनकी पेटियां बनाई और घर में इधर उधर पड़े कागज लेकर उनकी पर्चियां तैयार कर ली। बड़े साहब, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस खर्च का भुगतान करा सकूं। मैं बोला, इस खर्चे की व्यवस्था करने की बजाय अगर आप इस पद्धति को स्वीकार कर लें तो खर्च वसूल हुआ समझूंगा। बड़े साहब, ठीक है, देखूंगा, पर आगे बताओ, इसके बाद तुमने क्या किया? मैं बोला, साहब, इसके बाद मैंने विशेषण का काम शुरू किया, पर आपको
उकताहट ना हो तो आगे बताऊं। एक तो व्याकरण का रूखा विषय, और फिर मुझे बात को लंबी करके कहने की आदत। बड़े साहब, लेकिन प्रयोग को विस्तार से समझने की मेरी इच्छा है। विस्तार से नहीं समझूंगा तो विषय में पूरी तरह से जानकारी हासिल कैसे होगी। ठीक है, जरा रुको, चाय आ गई। चाय पी लेने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। साहब चाय के शौकीन थे, ऊंचे दर्जे की चाय पीते थे। मेरा शौक भी जानते थे। चाय पीने में पूरे 20 मिनट लग गए। फिर तो हम जरा जोश में आ गए और बात आगे बढ़ी। मैं बोला, अपने रिवाज के अनुसार मैंने लड़कों के सामने विशेषण के पुट्ठे रखे। पुट्ठों पर विशेषण विशेषण लिखे थे। अब लड़कों की रुचि बढ़ी। वे विशेषण शब्द पढ़ रहे थे। एक लड़के ने पूछा, भाई साहब, यह विशेषण क्या है? मैंने कहा, देखो ये सब विशेषण है, विशेषण। वे मन ही मन में उसका अर्थ समझते जाते थे। बाद में फिर खेल शुरू हुआ, विशेषण, संज्ञा और क्रियापद के पुट्ठे पढ़ने, और अब इन तीनों को अलग अलग करने के। तब मैंने एक नया खेल शुरू किया। देखो बच्चों, जो मैं मंगाऊं वह लेकर आना। पेंसिल लाओ। लड़का एक पेंसिल लाया। लाल पेंसिल लाओ। लड़का लाल पेंसिल लाया। पीली पेंसिल लाओ। लड़का पीली पेंसिल लाया। पेंसिल रख आओ। लड़के ने पूछा, कौन सी? मैंने कहा, लाल। फिर मैंने कहा, पीली लाओ, नीली लाओ, गुलाबी लाओ, लंबी लाओ, छोटी लाओ, इत्यादि। फिर नया आदेश दिया, कोई एक पेंसिल उठाओ। कोई एक पेंसिल उठाई गई। अब खास हरी उठाओ। हरी उठाई गई। अब खास पीली उठाओ। पीली उठाई गई। अब वह लंबी उठाओ। लंबी उठाई गई। मैंने पूछा, तुमने खास कौन सी पेंसिल ली है? हरी। खास कौन सी ली है? पीली। खास कौन सी ली है? लंबी। मैंने श्यामपट्ट पर लिखा, ये खास शब्द विशेषण है, जो कुछ खास बताते हैं, कुछ विशेषता बताते हैं। लड़कों ने श्यामपट्ट पर लिखा, पढ़ा और पढ़ने पर जरूर कुछ विचार किया होगा। मैंने संज्ञा और विशेषण की पेटी निकाली और खेल शुरू किया। संज्ञा का विशेषण ढूंढो और विशेषण की संज्ञा ढूंढो। लड़कों ने लाल शब्द लिया और संज्ञा की पेटी से घोड़ा शब्द निकाला। इस तरह लाल घोड़ा जोड़कर रखा। विशेषण और संज्ञा की ढेरियों में से जोड़ी के शब्द बनने लगे। मैं देख रहा था और घूम रहा था। कोई कोई जोड़ा गलत भी बन रहा था। इसके उपरांत मैंने अलग अलग ढंग की लड़कों की जांच करके देखी। वे विशेषण का अर्थ मन में समझे हुए थे, अतः झट से सही सही विशेषण ढूंढ निकालते थे। बड़े साहब बोले, तुमने तो मनोरंजन कर दिया। संज्ञा, विशेषण और क्रियापद बहुत सुंदर ढंग से समझा दिए। अच्छा, अब यह बताओ कि इनकी परिभाषा बताओगे या नहीं? मैंने कहा, परिभाषा बताई जा चुकी है ना। बाकी व्याकरण की पुस्तक वाली परिभाषा मैं नहीं सिखाऊंगा, और आपको भी परीक्षा में वैसे नहीं पूछना चाहिए। आज पदच्छेद पूछिए। बड़े साहब बोले, मुझे इस विषय की परीक्षा नहीं लेनी। मुझे तो यह विधि पूरी शाला में लागू करनी है। लड़के व्याकरण को रट रट कर मर लेते हैं। मैं बोला, साहब, व्याकरण सीखने में तो मेरी कमर टूट गई थी। हमारे मास्टर जी व्याकरण पूछते और जब हमें नहीं आती तो वे खूब पिटाई करते थे। बड़े साहब, मास्टर लोग अब भी कौन से नहीं मारते। मैं बोला, तो फिर आप इस मार पिटाई को बंद क्यों नहीं करवाते? बड़े साहब, यह तो भाई मेरे हाथ में नहीं है, पर कुछ हद तक सही भी है। मेरा सोचना है, अगर हम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे तो मार पिटाई अपने आप बंद हो जाएगी। तुम ही देख लो, व्याकरण पढ़ाते हुए क्या तुम्हें किसी को पीटना पड़ा? पर बताओ जरा, सर्वनाम तुमने कैसे सिखाया? मैं बोला, इसमें और क्या करना था, एक छोटा सा खेल। मैंने समझाया, मैं कौन हूँ? वे बोले, लक्ष्मी राम भाई। तब तुम कौन हो? श्याम जी ने कहा, मैं श्याम जी। मैंने पूछा, वह कौन है? ये सवाल पूछने के बाद मैंने श्यामपट्ट पर लिखा, मैं लक्ष्मी राम, तुम भीम जी, वह धन जी, हम लक्ष्मी राम, भीम जी, श्याम जी, धन जी, तुम सब रव जी, लव जी, त्रिकम, देव जी, वे सब जो तीसरी कक्षा में हैं, वे मोहन जी, मूलचंद, लखम जी, रूप सिंह। लड़कों ने इन्हें पढ़ा। मैंने कहा, ये मैं, तुम, वह, हम सर्वनाम कहलाते हैं। एक लड़का बोला, साहब सर्वनाम क्या है? मैं बोला,
तुम सोचो ना। दूसरा बोला, मेरा यानी लव जी का यही ना? लक्ष्मीराम भाई का यानी तुम्हारा यही ना? तीसरा बोला, तब मेरा, तुम्हारा, तेरा सब सर्वनाम है या नहीं? मैंने कहा हाँ, यही सर्वनाम है। चौथा बोला, पर सर्वनाम का मतलब? मैंने श्यामपट्ट पर ये वाक्य लिखे, राम जी के हाथ में पट्टी है, राम जी के हाथ में पेन है, राम जी ब्राह्मण है, राम जी पढ़ता है, राम जी रोज जल्दी आता है, लक्ष्मी राम तुमको पढ़ाता है, लक्ष्मी राम तुम्हें घुमाने ले जाता है। सब ने ये वाक्य पढ़े। मैंने राम जी शब्द हटाकर वह लिख दिया, लक्ष्मी राम शब्द को हटाकर उसकी जगह मैं लिख दिया और तदनुसार क्रिया भी बदल दी। लड़कों ने पढ़ा और उनका दिमाग छलने लगा। मैंने पूछा, बताओ सर्वनाम किसकी जगह रखने चाहिए? कोई बोला राम जी के, कोई बोला लक्ष्मी राम भाई के। मैंने पूछा, राम जी लक्ष्मी राम ये संज्ञा है या क्रियापद? संज्ञा। तब राम जी लक्ष्मी राम जैसी संज्ञा के बदले में जो आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। बड़े साहब हंसे, तुम मास्टर तो पक्के लगते हो, बड़े विस्तार से बराबर बारीकी से वर्णन करते हो। मैं बोला, यह आदत तो अब कैसे मिटे? वकील होता तो चंद शब्दों में समेट लेता। बड़े साहब अब थक चुके थे, वैसे उनको मजा आया था। तब मैंने उनसे जाने की इजाज़त मांगी और उन्होंने स्वीकृति दे दी। वे कहने लगे, तुम्हारी परीक्षा में से व्याकरण को मैं निकाल रहा हूँ, पर अभी काल और विभक्तियों का काम करना बाकी है। जब यह काम कर लो तब एक बार फिर आकर बताकर जाना। अगले वर्ष मैं इस बारे में कुछ करना चाहता हूँ। मैं भी थक चुका हूँ। घर आया और लेट गया। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया है तो इस ऑडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।